बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि आपके आउटसाइड द यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है, यूट्रस के अलावा कहीं पे भी और जब आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड या स्ट्रोमा डेवलप हो जाता है तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और इसकी वजह से आपको रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होती है जब भी किसी एक्टोपिक साइट के ऊपर ये इम्प्लांट कर जाता है, ठीक है। डिस्मेनोरिया डेवलप हो जाएगा, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, और साथ आपको पेल्विस में पेन भी होता है और इनफर्टिलिटी भी कराती है एंडोमेट्रियोसिस। इनफर्टिलिटी कराती है, पेल्विक पेन होता है और साथ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है। और इसमें हम एंडोमेट्रियोसिस के जो साइकिल्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे आपके नॉर्मल एंडोमेट्रियम के आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है एंडोमेट्रियोसिस की वो आपकी ओवरी होती है और इसके अंदर हमें चॉकलेट सिस्ट नजर आती हैं। जो बाकी साइड से इन्वॉल्वमेंट में इसमें आपकी यूट्राइन लिगामेंट के अंदर हो सकती है। जब यूट्राइन लिगामेंट के इन्वॉल्व करेगी तो आपको पेल्विस में पेन होगा। जब पाउच ऑफ डगलस के अंदर आपको एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है तो आपको डेफिकेशन के साथ पेन होता है। जब ब्लैडर की वॉल के अंदर होती है तो आपको यूरिनेशन के साथ पेन होता है। और बाउल की सिरोजा को जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती है तो आपका पेट में दर्द होता है और साथ आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एडवियंस डेवलप हो जाती हैं। और जब फिलोपियन ट्यूब की म्यूकोजा को इन्वॉल्व करती है तो स्कारिंग डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ये हमें इस तरह से नज़र आती है कि येलो ब्राउन गन पाउडर की तरह के नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, येलो ब्राउन कलर के आपके गन पाउडर की तरह के नोड्यूल्स बन जाते हैं। और जब ये यूट्रस के ही मायोमीट्रियम के अंदर चले जाते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्टोमा तो उसको हम एडोनियोमायोसिस कहते हैं। इसमें कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर, स्पेशली ओवरी के अंदर। अगर ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस होगी तो फिर कार्सिनोमा के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होते हैं इसमें आप जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रोमा, ठीक है। ग्लैंड्स के अमाउंट ज़्यादा हो जाती है स्ट्रोमा से। और इसमें आपका अनअपोज्ड एस्ट्रोजन का इफेक्ट आता है जो कि ओबेसिटी वाले पेशेंट्स के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर या फिर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स के अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ज़्यादातर ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है। उनको मेनोपॉज के बाद भी यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यूट्राइन ब्लीडिंग होती है पोस्ट मेनोपॉजिबली भी। और हिस्टोलॉजी के पर हम जब देखते हैं तो हमें आर्किटेक्चरल ग्रोथ पैटर्न नजर आता है और साथ आपका जो सेलुलर एटाइपिया की प्रेजेंस भी हो सकती है और एब्सेंस भी हो सकती है, ठीक है। जो इसके ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और वो सिंपल भी हो सकते हैं। अब जो ये कार्सिनोमा का जो प्रिडिक्टर होता है ना, प्रिडिक्टर होता है प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा का, वो इसकी सेलुलर एटाइपिया होती है। अगर तो सेलुलर एटाइपिया होगा तो फिर जो है वो इसके अंदर कार्सिनोमा के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो सिंपल हाइपरप्लेजिया होता है ना, हमने पढ़ा कि दो तरह का इसका हाइपरप्लेजिया होता है, एक सिंपल होता है और एक आपका कॉम्प्लेक्स होता है। जो सिंपल हाइपरप्लेजिया होता है वो और साथ अगर उसके एटाइपिया होगा तो वो 30% केसेस के अंदर कैंसर में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया होता है और जिसके अंदर एटाइपिया भी नहीं होता है उसमें 5% से भी कम चांस होता है कि वो कैंसर में चेंज होगा। उसके बाद एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आता है जो कि जिसमें आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की ही मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है। यह आपका मोस्ट कॉमन इन्वेसिव कार्सिनोमा है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। इसके दो तरह के पाथवेज होते हैं, या तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से राइज करेगा या फिर स्पोरेडिकली भी हो सकता है। जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से राइज करता है 75% केसेस के अंदर जिनका एक्सट्रोजन से एक्सपोजर होता है, जिनकी मेंस्ट्रुएशन जल्दी स्टार्ट होती है और मेनोपॉज उनका लेट होता है, ऐसी वुमेन जिनकी नलीपैरिटी होती है, जिनके बेबीज नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है एनोवुलेटरी साइकिल्स की वजह से, ओबेसिटी वाली पेशेंट्स के अंदर 60 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर प्रेजेंट करता है जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा। और इस हिस्टोलॉजिस्ट की एंडोमेट्रियोइड होती है, हमें नॉर्मल एंडोमेट्रियम की तरह का टिश्यू नजर आता है। जो स्पोरेडिक पाथवे होता है वो कार्सिनोमा राइज करता है, ठीक है, 25% केसेस के अंदर। इसमें जो है ना आपको एट्रोफिक एंडोमेट्रियम नजर आती है जिसका कोई आपको प्रिकर्सर लेयर नहीं नजर आएगा, कोई हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, ठीक है। और एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन जो होती है वो इसकी 70 ईयर्स होती है। और हिस्टोलॉजी के ऊपर हमें सीरस नजर आता है और इसमें साथ हमें पैपिलरी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं और सेमोमा बॉडीज की फॉर्मेशन हो जाती है और P53 की म्यूटेशन होती है और इस ट्यूमर का एग्रेसिव बिहेवियर होता है, ठीक है। सेमोमा बॉडीज हमें मिलती हैं जो स्पोरेडिक एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है, साथ आपको पैपिलरी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, सीरस इसकी हिस्टोलॉजी होती है। अब जो लियोमायोमास होते हैं उनको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। ये आपकी बिनाइन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है स्मूथ मसल्स की, ठीक है। मायोमास का मतलब है कि आपका स्मूथ मसल इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें आपकी जो है वो बिनाइन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है स्मूथ मसल की जो कि आपके मायोमीट्रियम से राइज करता है, ठीक है। मायोमास आपके मायोमीट्रियम से राइज करते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स हैं फीमेल्स के अंदर और ये भी एस्ट्रोजन के एक्सपोजर की वजह से बनते हैं। ये प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर बढ़ते हैं जो लियोमायोमास या फाइब्रॉइड्स होते हैं।
मल्टीपल होते हैं और प्रेगनेंसी के अंदर ये बढ़ जाते हैं और मेनोपॉज के बाद ये श्रिंक कर जाते हैं। ग्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर हमें मल्टीपल वेल डिफाइंड वाइट वर्डली मैस नजर आते हैं जो कि आपके डिस्टॉर्ट कर देते हैं यूट्रस को और आपके इम्पिंज करते हैं पेल्विक स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे तो उस वजह से आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है और पेल्विस के अंदर हमें मैस नजर आता है। उसके बाद आते हैं लियोमायोसार्कोमास। जो लियोमायोसार्कोमास होते हैं वो स्मूथ मसल की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है और ये आपके मायोमीट्रियम से ये राइज करते हैं, ये डिनोवो भी राइज कर सकते हैं और लियोमायोसार्कोमास कभी भी आपके लियोमायोमा से अराइज नहीं करते हैं। ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होते हैं और इसमें जब हमें सिंगल लीजन नजर आता है जिसमें हमें नेक्रोसिस और हेमरेज नजर आता है और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर हमें नेक्रोसिस नजर आती है, मेट्रोटिक एक्टिविटी नजर आती है और सेलुलर एटाइपिया भी नजर आता है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं स्मूथ मसल्स के और लियोमायोमा से अराइज नहीं करते हैं, खुद ब खुद ये अराइज करते हैं। उसकी बात आती है हमारे पास ओवरी। अब जो ओवरी होती है ना, ये आपका फंक्शनल यूनिट है। ओवरी का जो है वो आपका फॉलिकल फंक्शनल यूनिट होता है। जो फॉलिकल होता है ना उसके अंदर आपका ओसाइट होता है जिसको ग्रैनुलोजा और थिकल सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। एक फॉलिकल को जो है वो आपका एक फॉलिकल के अंदर, फॉलिकल आपका फंक्शनल यूनिट है ओवरी का और फॉलिकल के अंदर ओसाइट होता है जिसको थिका सेल्स और ग्रैनुलोजा सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH होता है वो थीका सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन कराता है। जो FSH होता है वो आपके ग्रैनुलोजल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और एस्ट्राडायोल को प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजेंस को एस्ट्राडायोल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो एस्ट्राडायोल होता है वो आपका एंडोमेट्रियल साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज को ड्राइव करता है। जो एस्ट्राडायोल होता है वो फिर मजीद आपके LH की सर्च कराता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाती है और आपका जो सेक्रेटरी फेज होता है एंडोमेट्रियल साइकिल का वो स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन के बाद जो आपका बाकी बचे हुए जो रेजिडुअल फॉलिकल्स होते हैं वो आपके कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं जो बाद में आपका प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जो कि सेक्रेटरी फेज करता है और आपके एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए। अगर आपका कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर हेमरेज हो जाए तो उसकी वजह से आपको हेमरेजिक कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बन जाती है और ज़्यादातर अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। और जब डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स होती है तो उसकी वजह से भी फॉलिकुलर सिस्ट बन सकती हैं और स्मॉल नंबर जो फॉलिकल सिस्ट होती हैं वो वुमेन्स के अंदर कॉमन होती हैं और इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं होती है। उसके बाद आती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो PCOS होती है। इसमें आपको मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकुलर सिस्ट नजर आती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ये 5% ऑफ द वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज को अफेक्ट करता है कि ओवरीज के अंदर आपको जो है वो फॉलिकुलर सिस्ट नजर आती हैं हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से। ये 5% वुमेन्स को अफेक्ट करता है। इसमें LH के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, FSH आपका कम हो जाता है। LH ज़्यादा हो जाने की वजह से एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन होती है थीका सेल से और आपके जो हिर्सुटिज्म डेवलप हो जाता है, आपके मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाती है। एंड्रोजन जो होते हैं वो फिर एस्ट्राडायोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एडिपोस टिश्यू के अंदर। अब जो एस्ट्रोन फीडबैक जो होता है ना वो आपका डिक्रीज कर देता है FSH के लेवल को और आपकी जो सिस्टिक डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है फॉलिकल्स की। जो हाई लेवल होते हैं सर्कुलेटिंग एस्ट्रोन के उसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादातर ओबीज यंग वुमेन्स के साथ होता है, उनको इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन उनकी कम होती है, ओलिगोमेनोरिया डेवलप हो जाता है, हिर्सुटिज्म डेवलप हो जाता है और कुछ पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस उनको 10 से 15 साल के बाद डेवलप होने का चांस होता है। उसके बाद आते हैं ओवेरियन ट्यूमर्स। अब जो ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं ओवरी की 3 सेल टाइप्स होती हैं, एक एपिथेलियम होता है, एक जर्म सेल होता है, एक सेक्स कॉर्ड्रोमा होती है। जो ट्यूमर होते हैं ना वो आपके किसी भी इन 3 सेल टाइप से अराइज करेंगे, या तो एपिथेलियम से अराइज करते हैं, जर्म सेल से अराइज करते हैं या फिर सेक्स कॉर्ड की ट्रॉमा से अराइज करते हैं। नेक्स्ट पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।